माँ, वो देखो ना, वो कितना सुंदर कंगन है ना। चलो ना माँ, लेते हैं। हाँ, कंगन तो बहुत सुंदर है और कीमती भी। लेकिन बेटा, ऐसे रास्ते में पड़े किसी भी वस्तु को हाथ नहीं लगाते। न जाने किस सामान के साथ कौन सी बला तुम्हारे साथ चल दे। माँ, माँ प्लीज उठा लेते हैं ना, मुझे बहुत पसंद है ये। कितना सुंदर है ना। अरे बेटा, बाजार से दूसरा ले दूंगी, इसे रहने देते हैं। नहीं माँ, मुझे यही वाला चाहिए। माँ मुझे चाहिए, मुझे यही वाला चाहिए। बच्ची की जिद के आगे उसकी माँ को झुकना ही पड़ा और फिर अंजलि ने रास्ते में पड़ा वो कंगन उठा लिया और अपने बाएं हाथ में पहने बड़ी खुशी से नाचने लगी। ये मेरा नया कंगन, मेरा नया कंगन। ये ठीक उसी रात अंजलि अपने कमरे में सो रही थी जब उसके बाल अपने आप हवा में लहराने लगे। उसे अपने कमरे में किसी के होने का एहसास हो रहा था और तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे कमरे से बाहर की तरफ खींच रहा है। इतना अनुभव होते ही अंजलि तुरंत नींद से जाग उठी और रोने लगी। उसे डर लग रहा था, जिस वजह से वो अपने मम्मी डैडी के कमरे में जाकर उनके साथ सो गई। अगले दिन अंजलि अपने कंगन को खनकाते हुए स्कूल से घर लौट रही थी। इस बार वो बिल्कुल अकेली थी। वो दौड़ते हुए अपने घर जा रही थी कि तभी कुछ दूर आगे उसे ठीक अपने सामने एक चॉकलेट गिरा मिला। अंजलि उस चॉकलेट से एकदम आकर्षित हो गई और उसे लेने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ती, वो चॉकलेट उससे दूर होता चला जाता। मासूम सी अंजलि को क्या पता था कि ये चॉकलेट उसे किस दिशा की ओर भटका रहा है। चॉकलेट का पीछा करते करते अंजलि अब एक जंगल में आ चुकी थी, जो सुनसान माहौल और वीरान पेड़ों से घिरा था। तभी चॉकलेट का सरकना बंद हो जाता है और वो एक जगह स्थिर हो जाता है। उसे देखकर अंजलि बहुत खुश हो जाती है और चॉकलेट लेने के लिए आगे बढ़ती है। वो जैसे ही उस चॉकलेट को हाथ लगाती है, उसे पता चलता है कि असल में ये तो चॉकलेट है ही नहीं, बल्कि महज चॉकलेट का रैपर है। इसे देखकर अंजलि बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है और तभी वो वापस जाने के लिए पीछे पलटती है तो उसे अपने सामने एक बूढ़ी औरत लाठी लिए नजर आती है, जो उसे देखकर एक भयानक मुस्कान दे रही थी। उस बुढ़िया को देखकर अंजलि चीखने चिल्लाने लगती है और तभी वो बुढ़िया एक झटके में अंजलि के पास पहुंच जाती है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं, जहां अंजलि के माता पिता बहुत परेशान नजर आ रहे थे, क्योंकि उनकी नन्ही सी बेटी अंजलि अब तक घर वापस नहीं लौटी थी। तुम्हें मैंने 100 दफा ये बात समझाई है कि ऐसे अंजलि को अकेले स्कूल मत भेजा करो, उसे अपने साथ लेकर आया जाया करो, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ आती कहाँ है? अरे ठीक है, बाद में डांट लेना, पहले चलो चलकर अपनी बच्ची को ले आते हैं, न जाने कहाँ रह गई। वो दोनों स्कूल में फोन लगाते हैं, जहां उन्हें बस यही पता चलता है कि अंजलि तो बहुत देर पहले स्कूल से निकल चुकी है, वो स्कूल कैंपस में नहीं है। इसके बाद सविता और अभिषेक अंजलि को हर जगह ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलती। फिर वो लोग थाने में अपनी बच्ची के मिसिंग रिपोर्ट लिखाने की सोचते हैं, लेकिन उसके लिए भी कम से कम उन्हें 24 घंटे का इंतजार करना होगा। शाम को थके हारे दोनों अपने घर लौटते हैं तो उनकी एक पड़ोसन सुप्रिया उनकी हालत देखकर समझ जाती है कि मामला कुछ गंभीर है। वो उन्हें टोकते हुए पूछती है, अरे ताई,
क्या हो गया? तुम लोग मुंह लटकाए क्यों हो? आज रात तो तुम्हारी वो चंचल बिटिया भी नहीं दिख रही। सब ठीक तो है ना? अरे अब क्या बताऊं तुम्हें, सुबह से बच्ची गायब है, न जाने कहाँ गई मेरी बच्ची। इसके बाद सविता बिलखते हुए उसे सब कुछ बयां करती है। तीनों घर के अंदर बहुत चिंतित बैठे थे। तभी सुप्रिया की नजर एक चमकते हुए कंगन पर पड़ती है। अरे ताई, वो कैसा कंगन है जो वो टेबल पर रखा है? देखो कैसा चमक रहा है। ये किसके लिए है? क्योंकि मैंने तुम्हारे हाथों में तो पहले नहीं देखा ये। सुप्रिया के सवाल करने पर सविता उसे कल वाली पूरी बात बताती है। वो उससे कहती है, मुझे लगा कि जरूर इस कंगन में कुछ तो अजीब है। इसी वजह से मैंने अपनी बेटी को फुसलाने के लिए उसे दूसरा कंगन पहना दिया और इस कंगन को छिपा दिया। अब बच्ची है, जिद पूरी हुए बगैर मानेगी नहीं। अब मैं समझी ऐसा क्यों हो रहा है। ये कंगन कोई साधारण कंगन नहीं है, बल्कि मुझे तो ये किसी चुड़ैल का कंगन लग रहा है। देखो तो, इस पर हल्के हल्के खरोच के निशान भी है। देखो। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मतलब साफ है, ये कंगन किसी चुड़ैल का है जो सड़क पर तुम्हें मिला, और क्योंकि उसे तुमने ले लिया, इस वजह से वो चुड़ैल अब किसी भी कीमत पर अपना ये कंगन चाहती है। और उसी कंगन के लिए तुम्हारी बेटी को अकेला पाकर उसने अगवा कर लिया। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अभी तो एक ही रास्ता बचा है, उस चुड़ैल को उसका कंगन लौटा दो। मगर कैसे? एक काम करो, तुम्हें वो सड़क याद है जहाँ ये कंगन पड़ा मिला था? हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है, वो फाटक वाला रास्ता। हाँ, तो देर किस बात की, तुरंत वहाँ चलते हैं। अगर कंगन वहाँ मिला था तो ये तय है कि उस चुड़ैल का वास उसी इलाके के आसपास होगा। लेकिन इससे मुझे मेरी बच्ची वापस कैसे मिलेगी? अरे जैसे हम उसे कंगन लौटा देंगे ना, वो हमारी बच्ची भी वापस कर देगी। देखो, मैं ये बेतुकी भूत प्रेत की बातों में नहीं मानता, लेकिन अगर ऐसा कुछ करके हमें हमारी बेटी सही सलामत मिल सकती है तो हमें जल्द से जल्द जाना चाहिए। इसके बाद तीनों उस सड़क पर जाते हैं और फिर उस कंगन को ले जाकर रख देती है और वहीं खून के कुछ कतरे भी गिरा देती है, जिससे आकर्षित होते हुए वो चुड़ैल वहां तक पहुंचे और बिना किसी शर्त के वो बच्ची को लौटा दे। इसके बाद करीब 2 घंटे तक वो तीनों एक दीवार के पीछे से लगातार उस चमचमाते हुए कंगन पर नजर रखे हुए थे और आखिरकार उन्हें वहां एक बूढ़ी औरत आती दिखाई देती है। वो एक चुड़ैल थी जो कंगन के करीब आती है और जैसे ही वो कंगन को पहनती है, वो अचानक से किसी महफिल की अप्सरा बन जाती है, बहुत खूबसूरत और जवान। अपना कंगन लेकर वो चुड़ैल विलुप्त हो जाती है और इसके अगले ही पल अंजलि भागते हुए उस तरफ आती है और अपने मम्मी डैडी से लिपटकर रोने लगती है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग अक्सर कहा करते हैं, किसी अनजान इंसान और अनजान सामान से हमेशा सचेत रहना चाहिए, वरना कई बार इसका अंजाम हमारी सोच से भी परे साबित हो सकता है। सारांश अपने बीवी और 2 बच्चों के साथ अपने आगे की जिंदगी बहुत खुशनुमा तरीके से बिताना चाहता था। उसे एक बड़े और खूबसूरत घर की बहुत जरूरत थी, जिसमें वो अपने परिवार के साथ सुकून से रह सके। इसी बीच एक ब्रोकर ने उसे एक घर के बारे में बताया जो शहर के एकदम कोने में है, बिल्कुल किसी फार्म हाउस की तरह। घर तो वाकई सुंदर था, लेकिन समस्या यही थी कि ये घर शहर से थोड़ा दूर एकदम सुनसान इलाके में था। इसी वजह से इस घर की कीमत इसके असल कीमत से
काफी कम थी, जो कि एक फायदे का सौदा हो सकता था। रीटा, व्हाट डू यू थिंक? ये घर हमारे लिए कैसा रहेगा? मुझे तो बहुत सही लग रहा है। घर तो वाकई अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इलाका बहुत सुनसान है और यहाँ इकलौता सिर्फ हमारा ही घर होगा। अरे लेकिन ये तो अच्छी बात है ना, क्योंकि इसमें हम शांति से रह पाएंगे, शहर के इतने शोर शराबे से दूर, एकदम खुशनुमा ढंग में। ये बात भी सही है। वेल, अगर तुम्हें ठीक लग रहा है तो इसे फाइनल करते हैं। और नहीं तो क्या, इतना सुंदर और बड़ा घर, वो भी इतनी कम कीमत में। ये तो वाकई लाजवाब सौदा है। और वैसे भी अगर कोई परेशानी हुई तो हम तुरंत निकल जाएंगे। बिल्कुल सही। इसके बाद सारांश उस घर को खरीद लेता है। घर बहुत ही सुंदर था, काफी बड़ा था। जब वो सभी घर में एंटर होते हैं तो उन्हें उस घर में बहुत सी अजीब पेंटिंग्स दिखाई देती है। पेंटिंग कई मर्डर्स, क्राइम्स और बलात्कार की थी। पेंटिंग का पहला इंप्रेशन पढ़ते ही सारांश भड़क उठता है और उस घर के एक्स ओनर को कॉल करता है। अरे शुक्ला जी, ये कैसा घर है आपका? इतनी खराब पेंटिंग्स कौन लगाता है यार? अरे सॉरी, मैं उन्हें हटाना भूल गया। दरअसल जो पहले किराएदार थे उनकी पेंटिंग्स है ये। कोई नहीं, मैं कुछ लोगों को भेजकर घर से सभी पुराने सामान हटवा देता हूँ। हाँ बिल्कुल, एहसान होगा आपका। ये काम जल्द से जल्द करें। इसके बाद उस घर से सभी पुराने सामानों को बाहर कर दिया जाता है। घर की सभी पेंटिंग्स, पुराने फर्नीचर्स और बाकी सब कुछ। तकरीबन एक हफ्ते तक सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन एक हफ्ते बाद अचानक से एक शाम पूरे घर की बिजली चली जाती है। ओह शिट! अचानक ये लाइट्स क्यों चली गई? जल्दी कुछ करो, खाना भी नहीं बना है अभी। रीटा कैंडल्स जलाने के लिए किचन में जाती है और कैंडल्स को जलाती है, लेकिन बार बार कैंडल्स बुझ जाते हैं। इसी दौरान उसे ठीक अपने पीछे कोई हाथ महसूस होता है, जो धीरे धीरे उसके गले के करीब बढ़ रहा था। रीटा तुरंत पीछे पलटती है, तब वो हाथ गायब हो जाता है। लेकिन रीटा को खुद से कुछ दूरी पर एक आदमी खड़ा दिखता है, जिसके हाथों में एक खतरनाक चाकू था। ये देखते ही उसकी चीख निकल जाती है। उसकी चीख सुनकर सारांश तुरंत वहां आ जाता है। अरे क्या हुआ रीटा? तुम इतने जोर से क्यों चीखी? सारांश, मैंने अभी आदमी को खड़े देखा जिसने चाकू लिया था और वो मुझे मारने वाला था। कौन आदमी? कौन तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा था? ये तुम कैसी अजीब बातें कर रही हो? यहाँ हमारे अलावा तो दूसरा कोई भी नहीं है। नहीं सारांश, मैं झूठ नहीं बोल रही। सच में इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। तुम पहले शांत हो जाओ और पानी पियो। इसके अगले ही पल लाइट आ जाती है और पूरा घर जगमगा उठता है। इसके बाद सारांश देखता है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। जरूर ये रीटा का वहम ही था। ये सिर्फ एकमात्र ऐसी दास्तान नहीं थी जो उन्हें इस घर में महसूस हुई थी। इसके बाद से तो एक पर एक ऐसी घटनाओं ने जन्म लिया जो किसी भी आम इंसान की जिंदगी को तबाह कर दे। अक्सर टेबल पर रखे कांच के ग्लास नीचे जमीन पर गिर जाते, जिससे टूटा कांच पूरे फर्श पर पड़ा मिलता। सारा सामान अपनी जगह से अपने आप बदल जाता। रीटा अक्सर अपनी बेटी को अकेले में बड़बड़ाती सुनती। इसी तरह एक सुबह रीटा जब लिविंग एरिया में आई, तब उसने अपनी बेटी के मुंह से जो सुना, वो सुनकर उसके होश उड़ गए। नहीं, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये हमारा घर है। देखते हैं तुम हमें कैसे इस घर से बाहर निकालती हो। आन्या को ये कहते सुनकर
रीटा बहुत ज्यादा दंग रह जाती है। वो ये बात सारांश को बताती है, लेकिन सारांश उसे बच्चे की एक नटखट हरकत समझकर नजरअंदाज कर देता है। लेकिन अब बहुत जल्द इस घर में वो खौफनाक रात आने वाली थी जिसका सामना इससे पहले इस घर के पुराने किराएदारों ने किया था। आज अमावस्या की रात थी जब काले बादल छाए थे। पूरा परिवार अपने कमरे में सुकून की नींद ले रहा था। तभी दरवाजे पर एक दस्तक होती है। दस्तक की आवाज सुनकर रीटा एकदम से चौंक जाती है और दरवाजे पर कौन है ये देखने के लिए दरवाजे की तरफ जाती है। लेकिन तभी उसके मन में ये ख्याल आता है कि इस तरह देर रात दरवाजा खटखटाना ये कोई आम बात नहीं है, इसीलिए सीधा दरवाजा खोलना उचित नहीं है। पहले खिड़की से देख लेना चाहिए। जैसे ही रीटा खिड़की को हल्का सरकाते हुए बाहर की तरफ झांकती है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। एक गायब सिर वाला आदमी एक कुल्हाड़ी को हाथ में लिए लगातार दरवाजा ठोक रहा था। लगातार इस आवाज के चलते सारांश भी जाग उठा और बाहर लिविंग एरिया में आ गया, जहां डर के मारे रीटा अभी बस संभलने की कोशिश ही कर रही होती है। रीटा, क्या हुआ? तुम ऐसे पुतले की तरह क्यों खड़ी हो? तभी घर के चारों ओर से डरावनी आवाजें गूंजने लगती है। अचानक ये सुनकर सारांश भी एकदम सकपका जाता है। तभी उसकी नजर सामने रीटा पर पड़ती है, जिसने अपने सभी बालों से मुंह को ढक लिया था। इन आवाजों के बीच अचानक उसे अपने बच्चों का ख्याल आता है जो रूम में अकेले थे। सारांश भागता हुआ अपने रूम की तरफ जाता है, लेकिन दरवाजे पर पहुंचते ही उसे एक तेज झटका लगता है। वो देखता है उसके बच्चे के अंदर किसी दुष्ट आत्मा का प्रवेश हुआ था और वो रूम की दीवारों पर किसी छिपकली की तरह चल रहे हैं। ये देखकर वो एकदम सुन्न पड़ जाता है। घर के वातावरण से आती वो डरावनी चीखें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सारांश भागता हुआ एक बार फिर नीचे रीटा के पास जाता है, लेकिन रीटा तो वहां से गायब थी। तभी अचानक पूरे घर में अंधेरा छा जाता है। ठीक उसी वक्त कोई धीरे से सारांश के कंधे पर हाथ रखता है। जब वो धीरे से पीछे मुड़ता है तो वो रीटा थी, जिसकी आंखें अब लाल हो चुकी थी और मुंह के अंदर से दो नुकीले दांत बाहर आ चुके थे। वो सारांश को सीधा गर्दन से उठा लेती है। अरे ये तुम क्या कर रही हो रीटा? क्या तुम पागल हो गई हो? जिस तरह एक रात हमारे परिवार को बेवजह मार डाला गया, ठीक उसी तरह इस घर में आने वाला कोई भी परिवार सुखी नहीं रह सकता। तेरे बीवी बच्चे तो पहले ही मारे जा चुके हैं और अब तेरी बारी है। इतना कहते हुए रीटा सारांश को एक तेज रफ्तार से सामने पिलर्स की तरफ फेंक देती है, जिससे उसे गहरे जख्म लगते हैं। और फिर रीटा एक धारदार चाकू लिए उसकी तरफ बढ़ती है और फिर उसके जिस्म से बची कुची जान भी बाहर निकाल देती है। कहते हैं जब भी आप अपना घर खरीदो तो अच्छी जांच पड़ताल जरूर कर ले, क्योंकि कई घरों की कहानियां बहुत भयानक होती है, जिसका अंजाम कल्पना मात्र से शरीर में खौफ की नदियां बहने लगती है। इस परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये भी निशाना बने एक ऐसे घर का
जो कि श्रापित था। उस श्रापित घर का इतिहास कुछ इस प्रकार है कि कई सालों पहले इसी घर में एक परिवार रहता था। अब क्योंकि ये घर शहर से एकदम हटकर एक सुनसान इलाके में बसा था, तो इस वजह से इस घर को निशाना बनाना लुटेरों के लिए आसान था। एक रात कुछ इसी तरह दस्तक सुनने के बाद परिवार के लोगों ने दरवाजा खोला। तब 2 लुटेरे अंदर दाखिल हुए और उन्होंने पहले तो सारे धन जेवर लूट लिए और हाथापाई के दौरान पूरे परिवार को मार डाला। तब से ये घर पूरी तरह से श्रापित हो चुका है और जो भी यहाँ रहने आता है वो जिंदा नहीं बचता। रीमा और सोम, ये 2 चोर रात के समय गांव-गांव घूमकर चोरियां करते थे। दोनों को इसमें बहुत मजा आ रहा था। एक रात ऐसे ही चोरी करने के इरादे से रीमा और सोम एक गांव में आ पहुंचे। दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर गांव को देखने लगे। गांव दिखने में छोटा था, पर घर बहुत अच्छे और बड़े थे। देख रही हो रीमा, गांव के सभी लोग बहुत पैसे वाले दिखते हैं। ये गांव तो हमें एक ही रात में अमीर बना देगा। लेकिन ये अमीर लोग बहुत चालाक होते हैं। इनके घर में चोरी करना आसान नहीं होगा। अरे तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे पास एक तरकीब है। ये गांव के अमीर लोग बहुत डरपोक होते हैं। हम इन्हें नकली चुड़ैल बनके डराएंगे और फिर लूट लेंगे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अब इन्हें नकली चुड़ैल से कोई नहीं बचा सकता। इतना कहकर रीमा चुड़ैल की तरह हंसने लगी और बारिश शुरू हो गई। गांव में गुरुनाथ नाम का एक आदमी उसकी बीवी के साथ रहता था। वो बहुत अमीर नहीं था, पर पैसों की कोई कमी भी नहीं थी। उस रात वो दोनों घर में गप्पे लड़ा रहे थे। तभी घर की लाइट चली गई। अरे ये क्या? तुम यहीं रुको, मैं ऊपर देख के आता हूँ। शायद बारिश की वजह से गई होगी। गुरुनाथ वहां से चला गया। बाहर अचानक बिजली कड़की और नलिनी डर गई। थोड़ी ही देर में ऊपर से गुरुनाथ के जोरों से चीखने की आवाज आई। उस आवाज से नलिनी और भी डर गई। गुरुनाथ, क्या हुआ आपको? नलिनी अंधेरे में दौड़कर ऊपर जाने लगी। उसी वक्त ऊपर से गुरुनाथ भी दौड़कर नीचे आ रहा था। सीढ़ियों के बीच में दोनों टकराए और नीचे गिर गए। नलिनी ने गुरुनाथ को देखा। वो बहुत डरा हुआ था और उसके सर से खून बह रहा था। ये खून कैसे निकल रहा है? ऊपर ऊपर! कौन है ऊपर? चुड़ैल! चुड़ैल का नाम सुनकर नलिनी भी डर गई। तभी दोनों ने देखा कि सीढ़ियों से एक रोशनी उनकी तरफ हवा में तैरती हुई आ रही थी। दोनों डर के मारे भागे और घर के बाहर जाने की कोशिश करने लगे, पर घर का दरवाजा बाहर से बंद था। गुरुनाथ ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, पर उसका कुछ भी असर नहीं हुआ। इतने में पीछे से एक भयानक आवाज आई। रुक जाओ! दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक चुड़ैल हाथ में मोमबत्ती लिए खड़ी थी। उस मोम की रोशनी में उसका डरावना चेहरा बहुत ज्यादा भयानक लग रहा था। भागने की जरूरत नहीं है। अगर जैसा मैं कहती हूँ वैसा तुमने नहीं किया तो मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। तुम जो कहोगी वो हम करेंगे, पर हमें जाने दो प्लीज। अच्छी बात है। इतना कहकर चुड़ैल हंसने लगी। उसके बाद चुड़ैल ने अपना एक हाथ खिड़की की ओर बढ़ाया और अपनी उंगलियां हिलाने लगी।
जैसे ही चुड़ैल ने उंगलियां हिलाई, एक बड़ा सा बैग खिड़की से उड़कर अंदर आया और चुड़ैल के सामने जमीन पर गिर गया। ये देखकर गुरुनाथ और नलिनी बहुत ज्यादा डर गए। तुम्हारा सारा पैसा और सोना लेकर इस बैग में डाल दो। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर सोचने लगे। उतने में चुड़ैल चिल्लाई, जल्दी करो वरना इस आग से तुम दोनों को जला दूंगी। गुरुनाथ ने जाकर बैग उठाया और भागता हुआ पैसे लाने चला गया। चुड़ैल वहीं खड़ी रहकर नलिनी को घूर रही थी। नलिनी चुड़ैल के उस भयानक चेहरे को देखकर डर रही थी। अचानक खिड़की से जोर की हवा आई और चुड़ैल की साड़ी उड़ने लगी। नलिनी की नजर चुड़ैल के पैरों पर गई। उसने देखा कि चुड़ैल ने साड़ी के अंदर जीन्स पहनी थी। नलिनी को चुड़ैल पर शक होने लगा। ये चुड़ैल तो कोई लड़की लगती है जो चोरी के इरादे से यहाँ आई है। मुझे ये बात गुरुनाथ को बतानी होगी। नलिनी ने चुपके से अपनी चप्पल उतारी और उस मोमबत्ती पर दे मारी। इसकी वजह से मोमबत्ती बुझ गई और घर में अंधेरा हो गया। अंधेरा होते ही नलिनी गुरुनाथ की तरफ भागी। गुरुनाथ, रुक जाइए, ये नकली चुड़ैल है। चुड़ैल भी उसके पीछे भागी, पर अंधेरे की वजह से उसका सर किसी चीज से टकराया और वो नीचे गिर गई। घर की लाइट फिर से आ गई। चुड़ैल की आवाज सुनकर गुरुनाथ और नलिनी उसके पास आए। चुड़ैल जमीन पर चुपचाप पड़ी हुई थी और अब साड़ी के अंदर की जीन्स साफ नजर आ रही थी। अरे, ये तो नकली चुड़ैल है। तो इसने वो बैग कैसे हवा में उड़ाया? चुड़ैल की आवाज सुनकर सोम घर का दरवाजा खोलकर अंदर आया और सीधा जाकर चुड़ैल के पास बैठ गया। रीमा, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ तुम्हें? अच्छा, मतलब तुम भी इसके साथ हो? मैं अभी पुलिस को बुलाकर तुम लोगों को अंदर करवाता हूँ। जैसे ही गुरुनाथ फोन की तरफ बढ़ा, बाहर जोरों से बिजली कड़की और चुड़ैल ने गुरुनाथ का पैर पकड़ लिया। गुरुनाथ एकदम से चौंक गया। चुड़ैल का शरीर धीरे धीरे हवा में उड़ने लगा। ये देखकर नलिनी और गुरुनाथ के साथ साथ सोम भी डर गया, क्योंकि उसे पता था कि साड़ी के अंदर तो रीमा थी। अरे, ये क्या हो रहा है? ये तो आम लड़की थी ना जो नकली चुड़ैल बनी थी। रीमा? चुड़ैल हवा में खड़ी हो गई। कोई रीमा नहीं है यहाँ। वो पैसों का बैग मुझे दे दो वरना मैं तुम सबको मार डालूंगी। गुरुनाथ ने डरते हुए कहा। मैं नहीं दूंगा। नलिनी, ये जरूर इनकी कोई नई चाल है। क्या कहा? चुड़ैल ने गुस्से में आकर गुरुनाथ को हवा में उठाया और दीवार पर फेंक दिया। चुड़ैल ने वो बैग उठाया और बाहर आसमान में गायब हो गई। सोम दौड़ता हुआ बाहर आया और चुड़ैल की दिशा में देखने लगा। सोम को खुद की आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उसकी दोस्त जो नकली चुड़ैल बनी थी, वो अब असली चुड़ैल का रूप लेकर इंसानों को मार रही थी। उस हादसे के बाद गांव में चुड़ैल की वजह से बहुत लोगों की मौत हुई, क्योंकि लोग उसकी जीन्स देखते और उसको नकली चुड़ैल मानकर उसे पैसे देने से इनकार कर देते थे।